खास कार्यक्रम खास खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सभाएं, जनसंपर्क का दौर लगातार जारी है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर तो कांग्रेस बीजेपी पर तंजकशी का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। चुनाव प्रचार में दिग्गजों को आगे लाकर दलों ने एक अलग ही माहौल बना दिया है। कहीं विकास की बात हो रही है तो कहीं इमोशनल कार्ड फेंका जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर बात की जाए तो सरकार के साथ पुलिस महकमा भी काफी गंभीर और सख्त है। ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस करती दिखाई दे रही है। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी को चंद दिनों में ही पुलिस ने हथकड़ी लगा दी है। ऐसे में किस तरह देखा जा रहा है पुलिस या एक्शन को, तो मध्य प्रदेश में पल पल बदलते चुनावी मौसम के बीच क्या बन रहा है माहौल, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव में हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। वे पिछले 3 दिनों से फरार चल रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ की टीमों ने बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास से आज सुबह उठा लिया है। सूत्रों की माने तो फिलहाल एसटीएफ की टीम उसे लेकर बलिया के लिए रवाना हुई, जहां स्थानीय पुलिस को सौंपा जाएगा। इस तरह की बात सामने आ रही है। धीरेन्द्र सिंह के अलावा 2 अन्य नामजद आरोपी संतोष यादव और अमरजीत यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इसके साथ ही मुख्य आरोपी धीरेन्द्र के अलावा 10 अभी तक 10 नामजद, जिनमें 5 नामजद और 5 अन्य आरोपी गिरफ्तार है। कुल मिलाकर 10 और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और सूत्रों की माने तो बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सरेंडर करने की फिराक में था। वह इस बीच यूपी के कई नेताओं और अधिकारियों के संपर्क में था। इस तरह की खबरें भी सामने आई। वकीलों के संपर्क में रहकर सरेंडर करना चाहता था धीरेन्द्र, इसलिए 2 दिन पहले से लखनऊ में था। सरेंडर का पूरा प्लान बन चुका था, लेकिन ऐन मौके पर एसटीएफ ने इस प्लान को ध्वस्त कर दिया और धीरेन्द्र को धर दबोचा। एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने बताया है कि लखनऊ से गिरफ्तारी के बाद तीनों से एक अज्ञात स्थान पर पूछताछ की जा रही है। धीरेन्द्र के साथियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। घटना के समय इस्तेमाल किए गए हथियारों की एसटीएफ जानकारी जुटा रही है। और सीधे चलेंगे लखनऊ। हमारे साथ जुड़ गए आरसी भट्ट, स्टेट एडिटर। आरसी भट्ट साहब, पुलिस का जिस तरह से कार्रवाई को लेकर पहलू सामने आ रहा है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर, जैसे कि उसने ठान ली है। और जिस तरह से बलिया गोलीकांड को लेकर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, बड़ा एक्शन पुलिस का सामने आया, चंद दिनों में ही आरोपियों को धर दबोचा है, क्या कहें? देखिए, बलिया गोलीकांड का जिस तरह से खासतौर पर अगर हम कहें घटना हुई और उसके बाद मुख्य आरोपी जो धीरेन्द्र सिंह वो फरार हो गया, और फरार होने के बाद लगातार जिस तरह से उस पर राजनीति होने लगी, उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही थी। और मुख्यमंत्री का बड़ा दबाव था कि तत्काल उसकी गिरफ्तारी की जाए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक सीधे तौर पर उनके समर्थन में आए, सुरेंद्र सिंह, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं एक गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लग रहा था। उसको लेकर भी सरकार कहीं दबाव थी। और निश्चित रूप से आज नाटकीय घटनाक्रम में लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास एसटीएफ की 2 गाड़ियां अचानक पहुंचती हैं। वहां बलिया कांड का जो मुख्य आरोपी है सीधे तौर पर जो है वो वहां टहलता मिलता है, और धीरेन्द्र सिंह को वहां की एसटीएफ दबोच लेती है। उसका नेतृत्व एएसपी राजेश सिंह कर रहे थे। तो ये चीज कहीं न कहीं बहुत आसान सी नहीं लग रही है कि कोई इतने बड़े हत्याकांड का आरोपी है और जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास वो टहलता हुआ मिल रहा। लेकिन हाल फिलहाल तत्काल प्रभाव से एसटीएफ ने उसको कब्जे में लिया है, उससे पूछताछ कर रही है, और जिस चीज से हत्या हुई है वो हथियार बरामद करने की भी कोशिश कर रही है। उसने बरामद भी कुछ हथियार किए हैं और उनके साथ साथ 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है। तो ये पूरा सीन था। लेकिन जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, क्योंकि सरकार के ही विधायक सुरेंद्र सिंह लगातार थाने में और एसपी के पास जाकर उसकी पैरोकारी कर रहे थे। जो उसके परिवार के सदस्य गिरफ्तार हुए थे, अब उनकी पैरोकारी कर रहे थे और वहां बैठकर वो आंसू भी बहा रहे। तो ये जो
घटनाएं हुई उसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष बड़ा हमलावर था। और जिस तरह से आज नाटकीय ढंग से जगदीश्वर मिश्रा पार्क के पास उनकी गिरफ्तारी हुई है, उससे कहीं न कहीं अब इस तमाम मामले का जो है पटाक्षेप होता नजर आ रहा है। लेकिन अभी ये विषय बाकी है, जांच भी बाकी है कि आखिर हत्या किस तरह हुई, किन परिस्थितियों में हुई। लेकिन आरोपी ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं जी। जो सिस्टम है बलिया का, खासतौर पर जो कोटे की दुकान का आवंटन का मामला है, उस सिस्टम पर कहीं न कहीं गंभीर आरोप मुख्य आरोपी ने लगाए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने उसके पहले ही वहां के सीओ और एसडीएम और इंस्पेक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। बिल्कुल भट्ट जी, लेकिन जिस तरह से एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस लेती नजर आ रही है, कार्रवाई करती दिखाई दे रही है, तो इस कार्रवाई के साथ इस तरह के शब्द जरूर जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। नाटकीय अंदाज में गिरफ्तारी हुई, नाटकीय अंदाज में इनकाउंटर हुआ, क्योंकि इससे पहले जब विकास दुबे को लेकर बात की जाए तो वो जो इनकाउंटर था किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नजर नहीं आ रहा था। और अब धीरेन्द्र को लेकर जब गिरफ्तारी हुई है तो उसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि नाटकीय अंदाज में उसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या कहें इसे लेकर? देखिए, निश्चित रूप से एक आरोपी है जो 4 दिनों से फरार है और वो अचानक लखनऊ के सबसे बहुचर्चित पार्क, अच्छे पार्क के सामने टहलता मिल जाए, तो इससे अच्छा एसटीएफ के लिए क्या है? अगर इस तरह में उत्तर प्रदेश के जो तमाम फरार अपराधी हैं, इसी तरह अगर एसटीएफ को टहलते हुए मिल जाए तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो जाएगी। और स्पेशल टास्क फोर्स का जो गठन वो भी अगर कहीं एसटीएफ को टहलते हुए मिल जाए। देखिए, ये पूरी घटना एक प्रायोजित है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसने अपने आप को सरेंडर किया है, उसके ऊपर बड़ा दबाव था और ये कहीं न कहीं एक पॉलिसी रही और उसके तहत एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया है और उसमें राजेश बिल्कुल भट्ट जी, आपने कहा कि सरेंडर करना चाह रहा था और ये खबर भी निकलकर सामने आई। सूत्रों के हिसाब से देखा जाए तो ये बात भी सामने आ रही थी कि धीरेन्द्र सरेंडर करना चाह रहा था। इसको लेकर पूरी प्लानिंग हो गई थी, राजनेताओं के संपर्क में था, दिग्गज अधिकारियों के संपर्क में था, यहाँ तक कि वकील को लेकर पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी। लेकिन बावजूद इसके जो है सरेंडर नहीं होता, गिरफ्तारी जैसी बात निकलकर सामने आती है। क्या कहें? निश्चित रूप से अब ये चूंकि सरकार को कहीं न कहीं दिशा में आगे बढ़ना था, क्योंकि राजनीति जिस तरह से तेज हो रही थी कमर, उससे सीधे तौर पर योगी सरकार गिर रही थी। और उसके साथ साथ जिस तरह से विधायक, खासतौर पे सुरेंद्र सिंह लगातार हत्या के आरोपी धीरेन्द्र सिंह के समर्थक और परिवार वालों की मदद कर रहे थे, उससे सरकार की कहीं न कहीं किरकिरी हो रही थी। हालांकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सुरेंद्र सिंह जो विधायक हैं उनको तलब किया है, उनसे नोटिस दिया है उनको कि आप आइए हमारे पास और ये बताइए कि ये इस तरह के आप काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है और इस तरह की कोई भी जाति और धर्म का कोई व्यक्ति हो जो अपराध करे, तो अगर उस दल का कोई विधायक या मंत्री उसको समर्थन करे तो निश्चित रूप से ये सरकार कहीं न कहीं गिरती हुई नजर आ रही। बिल्कुल भट्ट साहब, अब देखने वाली बात होगी। मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार हो गया है, अन्य दूसरे आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें नामजद बदमाश भी शामिल है। अब सरेंडर की बात भी निकलकर सामने आ रही है। अब क्या कुछ जांच के बाद पड़ताल होती है, तफसील से तफ्तीश शुरू हो गई है, क्या कुछ निकलकर सामने आकर देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर बात की जाए तो सरकार अपराध मिटाने को लेकर लगातार गंभीर है, तो वहीं जिस तरह पुलिस या एक्शन को लेकर बात की जाए तो वो भी लगातार एक्शन लेती दिखाई दे रही है और गंभीरता से काम करती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब बलिया गोलीकांड का जो मुख्य आरोपी था, चंद ही घंटों में, चंद ही दिनों में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर राजनीति की जो तस्वीरें जुड़ती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी नेताओं से संपर्क की बात निकलकर सामने आ रही है, प्रशासनिक अधिकारियों से उसके संपर्क होने की बात निकलकर सामने आ रही है, यहाँ तक कि वकील के साथ मिलकर उसने अपने सरेंडर करने की जो प्लानिंग थी उसको लेकर इसकी पूरी तैयार कर ली गई थी। लेकिन बावजूद इसके सरेंडर नहीं होता और उसकी गिरफ्तारी होती है और ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी भी एक नाटकीय अंदाज में हुई है। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, क्या कुछ जानकारी आती है, वाकई देखने वाली बात होगी। और बढ़िया की इस खबर के बाद अब आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान को लेकर। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर घमासान हर रोज तेज
होता दिखाई दे रहा है। वहीं खंडवा की मधानता सीट पर भी चुनावी माहौल अपने चरम पर है। बीजेपी ने मधानता विधानसभा क्षेत्र में बड़े नेताओं को लाकर चुनाव प्रचार में तेजी ला दी है। इसी कड़ी में बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुंदी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। ये जनसभा बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में हुई। इस दौरान सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। एक अलग अंदाज में गरजते बरसते नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और कहा 15 महीने में ही भ्रष्टाचार कर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपनी झोलियां भर ली थी। वहीं नेपानगर विधानसभा को लेकर बात की जाए तो नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दरियापुर में बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी कासडेकर के पक्ष में वोट मांगने के लिए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की आम सभा आयोजित की गई। यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में कांग्रेस को खूब कोसा। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, 15 माह पहले एक दूल्हा आया था। आमतौर पर दूल्हा परिवार के बीच आता है, लेकिन हमारा दूल्हा कभी तुम्हारे बीच आया ही नहीं। अब चुनाव के लिए वोट मांगना आए तो उसका स्वागत करना, लेकिन बोरिया बिस्तर बांधकर भेज देना जैसे तंज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कसे हैं। और इस खबर कुर्सी की संदेश नहीं, वो सिंधिया परिवार है जिसने सदैव सत्य का साथ दिया है और सत्य की लड़ाई के लिए जी जान लगाकर अपनी जीवन की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार रहती है। ये वो सिंधिया परिवार है जब 1967 में डीपी मिश्रा की कांग्रेस की सरकार थी, मेरी दादी राजमाता साहब ने धूल चटाया था। मेरे भाई और बहन, ये चुनाव नारायण पटेल नहीं लड़ रहे, ये चुनाव नंद कुमार चौहान जी लड़ रहे हैं। और खबर पर बात करेंगे, करण इंगले हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता नेपानगर से। करण, चुनावी घमासान लगातार तेज हो रहा है, चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं, वो भी तब जब दिग्गज नेता मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। और खासकर के बीजेपी को लेकर बात की जाए तो एक अलग अंदाज में कांग्रेस पर जो है तंजकशी करती बीजेपी दिखाई दे रही है, क्या कहें? जितना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेपानगर विधानसभा के ग्राम दरियापुर में आज ज्योतिराव सिंधिया की सभा हुई और जिस सभा के अंदर ज्योतिराव सिंधिया ने कांग्रेस के ऊपर तंज करते हुए कहा कि ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस की सरकार झूठी सरकार थी और कर्जा माफ नहीं किया, और दूसरी ओर दूसरी ओर है कि भत्ता जो बेरोजगारी भत्ता था वो भी नहीं पहुंचा 4-4 हजार का। जी और दूसरी ओर है कि एसपी कलेक्टर एसडी करण, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बात की जाती है, जहां कहीं पहुंचते हैं उनको लेकर ये कहा जाता है कि एक अलग माहौल नजर आता है, और ऐसे ही नेपानगर जब विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे तो क्या कुछ तस्वीरें नजर आई? जी सर, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जिस तरीके से देखे जाए तो काफिला तो बहुत पब्लिक बहुत ही भीड़ जुटा चुके थे, और दूसरी बात है कि उनके चेहरे पे ना मास्क दिखे ना कोई चीज की कभी ये दिखी, और दूसरी ओर है कि वो कभी भी एक ही चीज को लेके ये करते रहे कि कांग्रेस सरकार एक झूठी सरकार है और दारू पे भत्ता आज तक के नहीं दे पाए। चलिए बिल्कुल करण, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। रुक करूंगा मैं अपने दूसरे संवाददाता बुरहानपुर से जुड़े हुए हैं दीपक सोहेल के साथ। दीपक, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बात की जाए तो पार्टी बदली और उनका पद बदला, जिम्मेदारियां बदली, लेकिन नहीं बदला तो उनका तंज कसने का जो अंदाज है, जो बॉडी लैंग्वेज है, एक अलग अंदाज में विपक्ष पर बरसते दिखाई देते हैं, और आज वही अंदाज एक बार फिर यहां पर देखने को मिला। क्या कहीं से लेकर दीपक? बता देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से का जो एटीट्यूड है और जिस प्रकार से उनका जो तंज कसने का ये है वो अभी भी बरकरार है, और जिस प्रकार से देखा जाएगा कि जो भाजपा द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है, वहाँ पर मंच पर भी देखा गया कि बहुत सारे कार्यकर्ता जो जिनके नाम नहीं होने की बात थी वो मंच पर पहुंच गए और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए दिख गए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को लेकर और कमलनाथ जी को लेकर भी काफी बयानबाजी की गई। बिल्कुल, क्या लगता है क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि 28 विधानसभा में जो चुनाव होने यही सरकार का फैसला करेंगे। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बरकरार रहती है या वापसी करती है कमलनाथ सरकार? क्या लगता है क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है चुनाव को लेकर? जहाँ एक भाजपा का दरियापुर को गढ़ माना गया है, वहीं पर जो नेपानगर विधानसभा है वहाँ पर भाजपा प्रत्याशी सुनीता कांडेकर का विरोध भी हो रहा है कई जगहों पर, कई गाँवों में।
जहाँ पर भी कई कई गाँव में उनको गाँव पहुँचने के पहले ही रोक दिया जाता है। जी चलिए दीपक, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज है। दोनों ही दल, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो अपने अपने स्तर पर सभाएं की जा रही हैं और लोगों को संबोधित किया जा रहा है और अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर लगातार वोट की मांग की जा रही है और एक अलग तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो पार्टी जाती है उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि वो अपने दावे करती दिखाई दे रही कि जीत हमारी होगी। लेकिन जनता के मन में चाहे क्या है, जनता क्या कुछ इस मतदान में करती दिखाई देगी, क्योंकि 3 तारीख को वोटिंग होना है, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। क्या कुछ घोषणा होगी जनता की तरफ से सरकार को लेकर, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लेकर बड़ी चुनौती। एक तरफ शिवराज सरकार को अपनी सत्ता को बरकरार रखना है तो वहीं कमलनाथ को अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्या कुछ तस्वीरें आती हैं और क्या कुछ चुनावी आगे माहौल बनता है, इस पर आगे भी बात जारी रखेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, खास खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।